यार आपके साथ मैं अनुराग सिंह और मेरे सहयोगी गुड्डू यादव इस समय उपस्थित हैं मऊ जनपद के कोपागंज नगर पंचायत में चुनाव लड़ने के लिए सुभसपा पार्टी से अफरोज आलम जी चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर लिए हैं। साफ तस्वीरों में आपको दिखा दें, अफरोज आलम जी हैं, व्हील चेयर पर बैठे हुए हैं। ये पैर से चलने में असमर्थ है, लेकिन लोगों का सहयोग और सेवा में कहीं पीछे नहीं हटने का काम करते हैं। आपको बता दें, कोरोना काल में लोग घर के अंदर बंद पड़े हुए थे, कोरोना से डर रहे थे, लेकिन ये शख्स कोरोना से लड़ते हुए लोगों का सहयोग कर रहे थे और सेवा भी कर रहे थे। आपको बता दें कि लोग चुनाव लड़ते हैं, चुनाव लड़ने के समय एक वादे और विकास की बात करते हैं, लेकिन ये चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ने से पहले ही लोगों की सेवा और सहयोग कर रहे हैं। चुनाव में लोग बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन ये चुनाव से पहले ही कोपागंज नगर पंचायत में एम्बुलेंस सेवाएं और बिजली से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उसे हल करने का काम करते हैं। आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं, सुभसपा से चुनाव कोपागंज नगर पंचायत में लड़ रहे हैं। इनसे एक बार बात करेंगे कि आखिरकार आप चुनाव यहाँ लड़ रहे हैं, चुनाव कैसे लड़ रहे हैं, क्या तैयारी है। सीधे एक बार इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? जी, ऊपर वाले का करम है, बहुत अच्छा हूँ और बहुत अच्छा माहौल भी है जी। आपने कोरोना काल में लोगों का बहुत सहयोग किया, सेवा किया और आज चुनाव लड़ रहे हैं, तो लोगों में क्या चर्चाएं चल रही है? देखिए, सच्चाई की बात यह है कि मैं 10 साल से मैं हर वर्ग में, हर लोगों में एक ही मेरे दिल में तमन्ना रहती है कि मैं कैसे लोगों को खुशी पहुंचा सकूं। अब उसी पीरियड में कोरोना आ गया, लॉकडाउन आ गया और हम लोग हॉट स्पॉट में थे और ये कंडीशन थी कि अगर किसी तरीके से हम दूध मंगवाते थे तो वो बर्तन हमको छूने नहीं देते। प्रशासन चारों तरफ से इस कंडीशन में हमको रखे थे कि जैसे छुआछूत हो जाता है, ऐसे ही हम सब के साथ हुआ। कोई किसी भी, न हारे हुए चेयरमैन न जीते हुए चेयरमैन, कोई किसी भी तरह की जो है सहायता यानी लाभ पहुंचाने की प्रयास नहीं किया। उसमें हम लोग ये सोचे कि पैसा तो कहीं से आ नहीं रहा है, तो कैसे लोगों को सस्ती सब्ज़ी वगैरह का इंतज़ाम किया जाए और उसमें हम इंसानियत को आराम पहुंचाने के लिए जो भी कुछ बन सका हमने किया। जैसे नेताजी, कोरोना काल में लोग कोरोना की वजह से घर में दुबके हुए थे, डर रहे थे, बाहर नहीं निकल रहे थे, लेकिन आप पैर से चलने में असमर्थ थे, लेकिन आपको इतना हिम्मत कैसे मिला कि लोगों के बीच जा रहे थे? कोरोना काल में, उस महामारी में लोगों की मौत हो जा रही थी कोरोना से, जो लोग पीड़ित थे, तो आखिरकार इतनी बड़ी हिम्मत आपको कैसे मिली? देखिए, असल बात यह है कि दोस्त तो पूरा हुंसा, पूरा हकीम, पूरा खुसूसी तौर पर ये जो हॉट स्पॉट में आ गया था और बुनकर है, ये हमारे बुनकर हैं, ये साड़ी चलाएंगे तो मजदूरी मिलेगी। लूम बंद था तो हमारे पास कोई परमिशन भी नहीं था, मगर उसके बावजूद भी हम डीसीएम से, छोटे वाले डीसीएम से तरबूजा है, नाशपाती, कभी कभी कुछ, और रोज़ाना सब्ज़ी में साग है, आलू है, प्याज है, वगैरह वगैरह, रोज़ाना पुलिस वालों से हमारी तकझक भी हो जाती थी कि आपके पास परमिशन नहीं है। मगर हम लोग क्या करें सर, मजबूरी थी, कोशिश करनी थी, लड़ाई लड़नी थी, इसलिए कि भूखे तो नहीं न मरने देंगे हम अपने लोगों को। तो ये फिर उसके बाद धीरे धीरे चंदनपुरा, बाजितपुरा, हर मोहल्ले से लोग नयापुरा तक आ करके सब्ज़ी लेकर जाते थे। और जहाँ तक बात है कि पैर के कमज़ोरी के, तो असल तो तड़प होती है। इंसान किसी चीज़ के लिए ठान ले तो ऊपर वाला उसको पूरी करा देता है, और हम खुशनसीब हैं कि ये सौभाग्य ऊपर वाले ने हमको दिया कि कोरोना काल में हॉट स्पॉट में हमें कुछ खिदमत करने का मौका मिला। जैसे आज आप चुनाव लड़ रहे हैं और लोगों के बीच में आपने सेवा किया, तो आखिरकार इस चुनाव में लोगों के बीच में क्या मुद्दा रहेंगी आपकी चुनाव लड़ने की? जी, देखें, मुद्दे की बात यह है कि 10 साल से हम इन बुनकर भाइयों में, कोपागंज के जो हम लूम चलाने वाले बुनकर भाई हैं, वो बेचारे बहुत कंडीशन इनकी ख़राब है। इन कंडीशन को देखते हुए मैंने ये फ़ैसला किया है, कस्बे का कोई भी ट्रांसफार्मर अगर जल गया तो किसी भी आदमी से 1 रुपया चंदा नहीं लिया जाएगा। तार टूट गया, जंपर कट गया, फ्यूज उड़ गया, कलम्पू ख़राब हो गया या तार जर्जर है, हमने तय किया है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी जगहों पर हमने तार भेजा भी है, मगर
ये हमारे विपक्षी लोग जो हैं ऊपर शिकायत कर रहे हैं कि ये तार भेज करके हम लोगों का वोट खराब कर रहे हैं। इस वजह से एक आध जगह तो लग पाया, बाकी और जगह पर तार रखा हुआ है। जीतने के बाद वैसे हम AK शर्मा जी ऊर्जा मंत्री जो हैं माननीय, मैं कैसे उनका शुक्रिया अदा करूं। गए हम जब उनसे मुलाकात के लिए तो आदरणीय मंत्री जी किस तरीके से मुझको सम्मान दिए और मेरी बातों को सुना, और उन्होंने कहा कि बिजली की लाइन की जो भी समस्या है हम तत्परता के साथ आपका काम कराएंगे। तो हम इंशाअल्लाह ताला पूरे कोपागंज में कहीं पर भी, चाहे वार्ड नंबर 1 पुराना कोपा है या वार्ड नंबर 7 नयापुरा है, मठिया है, ये या फिर पूरा कोपा कोहना है इधर, फिर इधर पवरिया टोला और बाजितपुरा दक्षिणी उत्तरी, हम किसी भी जगह पर कोई एक भी तार जर्जर है, फ्री का, मुफ्त का, निःशुल्क का, हम चाहे किसी भी लाइन की, बिजली की लाइन की समस्या रहेगी, हम किसी आदमी का 1 रुपया चंदा लगने नहीं देंगे। क्यों नहीं लगने देंगे? ये बुनकर भाई बानी इनकी 150 से 90-80 हो गई, और इनके बिल का भी जो है वो बढ़ा रहे हैं। इनकी कंडीशन बहुत ख़राब है। अगर एक टाइम ये लोग खाते हैं तो दूसरे टाइम सोचना पड़ता है कि क्या हमारा होगा। अगर अब्बा की दवाई ला दी है तो अम्मा की और बच्चों की दवाई लाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम ये इनको लाइट जो सेमरी से मिलती है उसको हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मिले, और कोपागंज में जो लाइन आ जाती है टलियाँव सब स्टेशन में या दाढ़ी सब स्टेशन में, हम किसी भी कीमत पर इनको ट्रांसफार्मर को बंद होने नहीं देंगे, ताकि इनका लूम चलता रहे, ताकि इनके बच्चे भी तालीम हासिल कर सकें, इनके घरों में भी अच्छा खाना पक सके। मैं अपने बुनकर भाइयों को खुसूसी तौर पर तनहा किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा संकल्प है। देखा जाए तो आप सुबसपा पार्टी से आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कि सुबसपा पार्टी को देखा जाए तो अभी खींच तनाव चल रहा है, तो क्या है इस पार्टी में लोगों का समर्थन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है आपको? देखिए, सच्चाई की बात यह है कि माननीय संतोष पांडे जी जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, इन्होंने हमसे फ़ौरन बात कराई, हमको बुलाने के बाद अरविंद जी से, फिर उसके बाद माननीय ओम प्रकाश जी से। तो ये पार्टी ऐसी पार्टी है जो गरीबों के लिए लड़ रही है, जो मजबूर असहाय लोग हैं उनके लिए लड़ रही है। इसलिए हम इस पार्टी में गए हैं, और इस पार्टी को हमको देखना है, पार्टी के कार्य को देखना है। कहाँ जा रही है इससे हमको कोई मतलब नहीं है। हम इस पार्टी के साथ जुड़े हैं, और इस पार्टी को पूरे यूपी में चाहेंगे। ख़ास तौर से वैसे तो हमारी कामना है, दुआ है कि पूरे हिंदुस्तान की ये सर्वप्रथम पार्टी बन जाए, मगर सच्चाई की बात यह है कि हम इस पार्टी से बेलौस बेगरज होकर के लड़े हैं, ताकि हमारे हरिजन भाई और हमारे राजभर भाई, इनका भी अगर कोई कुछ काम कर रहा है तो सच्चाई की बात यह है कि माननीय ओम प्रकाश जी कर रहे हैं। हम उनके साथ जुड़ करके हम जो है राजभर भाई और हरिजन भाई और भी हर वर्ग के छोटी जात वाले लोग हैं, और हमारे बाज़ार के बनिया भाई हैं, हम इनकी आवाज़ माननीय ओम प्रकाश, चूँकि वो ऐसे नेता हैं जो हर वर्ग से और हर आदमी से मिलते हैं, तो हम इससे जुड़ने का हमारी मंशा, हमारी ख्वाहिश, हमारी तमन्ना जो थी, इससे फ़ायदा ये होगा कि इनसे कोई भी काम अपना करा सकते हैं। जैसे हमने बात रखी कि 3 ट्रांसफार्मर 630 का मोबाइल ट्रांसफार्मर जो ट्रैक्टर पर रखा रहता है, वो बात चल रही है कि वो आ जाए, ताकि कोई भी अगर दक्षिण तरफ का ट्रांसफार्मर जल गया 250 का या 200 का या 400 का या 630 का कोई भी, तो ये 630 वाला रहेगा, तो फ़ौरन उस जले हुए ट्रांसफार्मर को हटा, जो वहीं पर रहेगा, दूसरा लग जाएगा। एक दोस्तपुरा में रहेगा यानी दक्षिण तरफ रहेगा, एक बीच में रहेगा, एक नयापुरा पर रहेगा। माननीय ओम प्रकाश जी से बात चल रही है कि किसी भी तरीके से इस ट्रांसफार्मर को मंगवाया जाए, ताकि ये मोबाइल ट्रांसफार्मर से फ़ायदा ये होगा कि ट्रांसफार्मर जो जलता है तो 2 दिन 4 दिन 5 दिन तक को पान कर नहीं लग पाता है, तो हम अपने बुनकर भाइयों का 2 घंटा भी लूम बंद नहीं होने देंगे। इसीलिए हमने माननीय ओम प्रकाश जी, जो माननीय ओम प्रकाश जी, उनके सबसे बड़ी खूबी है कि बात को सुनते हैं, और उनकी हर पार्टी में डिमांड है कि हमारे में आ जाएं, हमारे में आ जाएं, तो वो कहीं भी रहेंगे, उनका काम हर हाल में होना ही होना है, और जब उनका होगा तो विकास कोपा का होगा। जैसे आपने कहा कि ओम प्रकाश राजभर जी का हर पार्टी में बुलावा है, हर पार्टी में सम्मान है, बुलाया जाता है, तो कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर जी देखा जाए तो जो बात करते हैं कि हम राजभरों की लड़ाई लड़ते हैं, तो वो हर पार्टी में जाते हैं, ये बात कहते हैं, चुनाव जीतते फिर पार्टी को छोड़ देते हैं। कहीं ना कहीं क्या आशा है इसका? देखिए, आपको सच्चाई की बात बता दूं, हमारे कोपांज में जो चेयरमैन हैं, ये कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में,
और जो हारे हुए चेयरमैन है कभी इस पार्टी में कभी आज़ाद से, तो ये हिंदुस्तान में तो ये तो चलता है। हमको काम से मतलब है, पार्टी उसी में आदमी जाता है कुछ सोच करके कि किसी भी तरीके से वो काम करें। वो देखते हैं कि नहीं हुआ तो फिर दूसरे में जाते हैं। तो हम तो तय किए हुए हैं कि हम आदरणीय संतोष पांडे जी और आदरणीय ओम प्रकाश जी का दामन पकड़े हैं। उम्मीद है कि बुनकरों की लड़ाई ये दोनों मिल करके लड़ेंगे ताकि बुनकर के घरों में भी खुशहाली आ जाए। जैसे देखा जाए कि हिलाल अहमद जी 3 बार से यहाँ चेयरमैन रह चुके हैं, तो आखिरकार इनके बीच में आप चुनाव पहली बार लड़ने जा रहे हैं, तो क्या प्लानिंग की इनके सामने चुनाव लड़ने की? देखिए, सच्चाई की बात यह है कि हम किसी को हराने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, न अरशद भाई को न हिलाल भाई को, हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं। और प्लानिंग से कुछ नहीं होता। पब्लिक जो है ना, ये गोला काट देने से वोट अब नहीं देती है। और झूठ मूठ का प्रोपेगेंडा मेरे बारे में कि बैठ जाएंगे, इस तरह की बातों से अब लोग जो हैं ये सब जान गए हैं कि ये गोला वाला वाली और ये गोश्त वोश्त पकवा कर खिलाने से अब राजनीति ख़त्म हो गई है। उनकी लड़ाई क्या है? आज बुनकरों का बेटा पैसा इतना नहीं है कि वो सऊदीया जा कर के अपनी बहन की शादी के लिए 2 पैसा कमा सके। हमने, हमारे मास्टर मुबारक साहब, हमारे 17 वार्ड के जितने मेंबरान हैं, सब ने तय किया है, और हमारे साथ जो मेहनत करने वाले वर्कर हैं, इन सब ने तय किया है कि हम जीतने के 6ठे रोज़ के बाद से हम तमाम नौजवानों से कहेंगे कि जिनके पास पैसे नहीं हैं आएँ और अपना पासपोर्ट बनवाएं। हम बनवाएंगे फ्री का, और वीज़ा बनवाएंगे फ्री का, और अपने एजेंट से भेजेंगे ताकि कोई भी सप्लायर वीज़ा पर धोखा दे करके कंपनी के नाम पर न भेज सके। क्यों भेजेंगे? ताकि वो जाएगा। यहाँ लूम से अब वैसी कमाई नहीं है, मजदूरी घट गई, और जो है लाइन की बिल बढ़ा रहे हैं लोग। इनकी अलग लड़ाई लड़नी है। इंशाअल्लाह मैं अदालत जाऊंगा और बुनकरों के पासबुक के लिए लड़ूंगा। आदरणीय योगी जी जो ऐसे जो है साधु हैं, जो गरीबों के लिए बैठे हुए हैं, मगर लोग उनके पास जाते नहीं है, जाएंगे तो हम इन बुनकरों के बेटों के लिए हमने क्या सोचा है कि इनको जब वो भेज देंगे हम, तो वो जब वहाँ जाएंगे तो पैसा 2 पैसा जब वो कमा कर भेजेंगे तो उनकी बहन के लिए भाई मसेरी भी आ जाएगी, फ्रिज भी आ जाएगी, और उनके घर में अगर कोई बीमार पड़ गया तो ये होम्योपैथिक से नहीं, वो बेचारे फातिमा भी जा सकते हैं। मैं ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ, ऐसे घर को जानता हूँ जिसके घर के अंदर एक बच्चा 4 साल का लगभग था, जल गया, उसका हाथ यहाँ से लेकर के यहाँ तक, माई बाप दोनों मेरे पास आए और कहने लगे कि मौलवी साहब ज़रा सा दुआ कर दीजिए। मैं देखा कि जिल्द उकड़ चुकी है उनके, और दुआ कराने में समझ गया कि लगता है कि पैसा नहीं है। तो मैंने कहा कि अरे इनको आप डॉक्टर नियाज साहब, हमारे मोहल्ले के डॉक्टर नियाज अहमद साहब, जो करुणा में ज़बरदस्त लोगों की सेवा की है, ज़बरदस्त फ्री की दवाई बेचारे बहुत बांटे, अपने को खपा दिए थे। तो वो उनके पास मैंने कहा कि आप लोग चले जाएं, तो कहने नहीं मौलवी साहब अच्छा हो जाएगा, मेरा बच्चा अच्छा हो जाएगा, आप खाली दुआ कर दें। तो मैंने कहा कि ठीक है मैं दुआ कर दे रहा हूँ। मेरे पास 170 रुपया पॉकेट में था, तो मैंने कहा कि ये ले लीजिए और मैं अभी डॉक्टर साहब को फ़ोन कर देता हूँ, आप लोग मिला करके वहाँ ले लीजिएगा, और न भी रहे आपके तो आप वहाँ पर पहुँच जाइएगा, मैं डॉक्टर साहब को फ़ोन कर। तो रोने लगे, और यही जुमला है मौलवी साहब, ये बच्चा बगल वाले घर में पक रहा था, खाने की हंडिया खाने का बर्तन देखा तो दौड़ करके जा रहा था खाने के लिए, और जा करके गिर गया, और जिसकी वजह से इसका बहुत कंडीशन ख़राब है। तो मैं उन नौजवानों को मैं बाहर भिजवाऊंगा, और 6ठे रोज़ से ये काम चालू होगा, और जब वो 6 महीना साल भर बाद जब पैसे वाले हो जाएं, धीरे धीरे पैसा फंड में वापस कर दें ताकि फिर दूसरे को भेजने में आसानी हो। और ये पैसा अगर वो कह देंगे अगर कह देंगे वो कि जो है कोई जाने ना, हमने कसम खाया है कि 3 आदमी जो कमेटी के रहेंगे, 4था आदमी कोई नहीं रहेगा, और यानी कोई आदमी जानेगा नहीं कि उसकी इज्जत आबरू भी बची रहे। ये न कहे कोई कि पैसा लेकर के, कर्जा लेकर के, क्योंकि पहले लोग रिश्तेदार वगैरह कर्जा देते थे, मगर अब इतने फंसने लगे हैं कि लोग डर गए हैं कि देंगे तो फंस जाएगा, तो हमारा पैसा भी नहीं मिलेगा। इसलिए हमारे तमाम साथियों ने यह तय किया कि हम एक एक नौजवान को जो गरीब हैं, कमज़ोर हैं, और उनके घरों में बहन बेटियां बड़ी हो रही हैं, तो उनके लिए ये इंतज़ाम करेंगे ताकि हर घर के अंदर अच्छी दवाई और अच्छे खाने का और अच्छे लिबास का इंतज़ाम हो सके। सर
नेताजी, आपके चुनाव जीतने के बाद शिक्षा के लिए आपने क्या सोचा यहाँ के लिए? आपको बता दूं, हमारे मास्टर मुबारक साहब जो वकील भी हैं, मास्टर हैं, इन्होंने हमको और हमारे साथियों को बैठ करके सुझाव दिया, बहुत ज़बरदस्त बात, कि हम शिक्षा के मामले में टैलेंटेड जो बच्चे पढ़ने वाले हैं और माँ बाप असमर्थ हैं पढ़ाने से, उनको फ्री का तमाम इंतज़ाम करेंगे हम लोग, तमाम इंतज़ाम। टाउन एरिया में एक से एक फंड आता है और एक से एक इंतज़ाम है। मैं कसम खाता हूँ भाई, इन बच्चों को मास्टर साहब की देख रेख में, मास्टर मुबारक साहब और हमारे हर वार्ड के पुराना कोपा के जो हम अभी वहाँ पर वादा करके अभी आए हैं, वार्ड नंबर 1 के हमारे दीपक भाई मेंबर है, अजीज़ भाई भी वार्ड नंबर 7 के, और भी जितने मेंबरान हैं, हमने कहा है कि इन बच्चों पर निगाह रखो जिनके पास शिक्षा की भूख है मगर माँ बाप के पास पैसा नहीं है। हम उन बच्चों के लिए अपने तौर पर पूरा प्रयास करेंगे कि बगैर पैसे के उनको पढ़ाया जाए, ताकि देश उन्नति और तरक्की और प्रगति करे। क्यों? शिक्षा ही से भाई अबुल कलाम मिसाइल बनाए और अंबेडकर जी शिक्षा ही से आज पूरे देश का संविधान बनाए। तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है और तभी हम उज्जवल भविष्य की कामना कर सकते हैं। शिक्षा नहीं तो फिर अंधेरे में रहेंगे। तो मैं एक दरख्वास्त ज़रूर करूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि मेरे भाई और मेरी बहनों और मेरे तमाम बुज़ुर्ग और तमाम मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों से बहुत आजिज़ी के साथ कह रहा हूँ 5 साल में इलेक्शन आता है, आप लोग एक दफ़ा मुझको मौका दीजिए। आप 35 साल तक किसी और को मौका दिए, 15 साल तक किसी और को मौका दिए, एक मौका मेरे बुनकर भाइयों मुझे दे दो। मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं आप लोगों की तमाम लड़ाई को लड़ करके आपको खुश कर दूंगा। आपके दुख को मैं जानता हूँ, आपके तमाम उन दिक्कतों को मैं जानता हूँ जो पासबुक के लाइन की है, बिजली की बढ़ोतरी के लाइन की है, पानी घटने की लाइन है। मैं कसम खाया हूँ कि मैं पानी नहीं घटने दूंगा। किसी फंड को ला करके टाउन एरिया के, मैं जब आपके सेठ पानी घटाएंगे फ़ौरन एक पोस्टर लगवा दूंगा कि भाई उसी रेट पर, उसी बानी पर, उसी मजदूरी पर आप आए। मैं आपको वही दे रहा हूँ। जब आपका सेठ बानी नहीं घटेगी कहीं पर तो फिर आपको जब बुला ले तो आप फिर वहाँ पर चले जाइएगा। मेरे बुनकर भाइयों, मेरे बुनकर भाइयों और मेरी बुनकर बहनों, आपसे बहुत दर्द से कह रहा हूँ, बहुत आजिज़ी से कह रहा हूँ, आप अपने भलाई के लिए इस बुनकर के जो वादे के साथ आया है, ये मैं अफरोज़ आलम जो मैं कह रहा हूँ करने के लिए ऑलरेडी मैं 10 साल से कर रहा हूँ। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ, आप एक दफ़ा मुझको अपना भाई समझ करके, बुनकर का नेता समझ करके, बुनकर के लिए लड़ाई लड़ने वाला समझ करके, मैं आपको बता दूं, मैं आदरणीय योगी जी गोरखपुर में जब आएंगे आपकी लड़ाई लेकर पहुंचूंगा। वो तो चाहते हैं कि हर वर्ग मुझसे जुड़े। उसके अलावा मैं आपके लिए AK शर्मा जी जो ऊर्जा मंत्री पूरे यूपी के हैं, उनसे मिल आया हूँ। मेरे भाई और मेरे बहनों, मेरी माँओं, मैं आपसे कह रहा हूँ, आप लोग अपना वोट दो। मैं आपको दर से आपके घर में तड़पने नहीं दूंगा। एम्बुलेंस मैं तत्परता के साथ भेजूंगा। और ख़ास तौर से आपके पासबुक की लूम की लाइन की जो समस्या है, मैं 10 साल से लड़ रहा हूँ। एक मौका आप लोग मुझे दे दो ताकि मुझे जो लड़ाई है वो मैं उस ऊपर ले जा करके आप लोगों के मसाइल हल कर सकूं। मुझे उम्मीद है कि मेरा बुनकर गरीब तबका, मेरा बुनकर भाई ज़रूर सोचेगा कि आपकी जो लड़ाई लड़ रहा है उसे सिर्फ आपके वोट से, आपके एक मोहर से पावर मिल जाएगा। और जब पावर मिल जाएगा तो जब ये चेकिंग आती है, कोई भी मसला है, मैं इंशाअल्लाह ताला उसके तमाम समस्या को हल करके मैं बुनकर भाइयों को खुश करने की कोशिश करूंगा। अल्लाह मुझे मौत तक अपने बुनकर भाइयों की खिदमत की तौफीक नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।